हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट बाय डॉक्टर सीवी सर में स्वागत है। आज हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में फिनॉल के पार्ट नंबर 7 की बात करेंगे, लेक्चर नंबर 7 की बात करेंगे। यानी आज जो फिनॉल का लेक्चर होगा वो 7 होगा। इससे पहले जो 6 लेक्चर था उसमें मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ बता चुका था, OH लिविंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। और इसमें लास्ट जो टॉपिक चल रहा था अपना, वो लास्ट टॉपिक था एसाइलेशन। क्या था? एसाइलेशन। एसाइलेशन में हम जो केमिकल रिएक्शन बता चुके थे वो एसिटिल क्लोराइड से बता चुके थे। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है एसाइलेशन में, वो रिएक्शन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो देखिएगा, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इससे पहले फिनॉल की सारी वीडियो देखें, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए लेक्चर बाय लेक्चर। और प्ले लिस्ट में जाकर आपको पूरी फिनॉल, ईथर और उसकी पूरी वीडियो मिल जाएंगी। और कंटिन्यू लगातार बने रहें, जिससे कि आपकी केमिस्ट्री मजबूत हो जाए। और सीखने की कोशिश करिए। और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको सीखे हैं और उसे हम सीख ना पाएँ, बस एक मन होना चाहिए सीखने का। तो देखिए, एसिलेशन था हमारा। एसिलेशन हम बता चुके हैं कि एसिलीकरण दो चीज़ों के साथ होता है। या तो तुम्हारा RCOX के साथ होगा, एसिड हैलाइड जिसे बोलते हैं, एसिड हैलाइड। और एसिड हैलाइड में हमारा CH3COCl, जिसे हम एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटिल क्लोराइड। या होगा RCO का होल ट्वाइस O, जिसे बोलते हैं हम एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको हम बोल सकते हैं CH3CO बॉन्ड O CO CH3, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर इसी के साथ, ये तो एलिफेटिक है और इसकी जगह हम एरोमेटिक यूज कर लें। क्या यूज कर लें? एरोमेटिक, यानी बेंजोइक क्लोराइड। तो ArCOX हो जाएगा। इट मीन्स C6H5COCl। इसे बोलते हैं हम बेंजोइक क्लोराइड। क्या बोलते हैं? बेंजोइक क्लोराइड। अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं, पता है इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन को बोलते हैं शॉर्टेन-बोमेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? शॉर्टेन-बोमेन अभिक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्टेन-बोमेन रिएक्शन। अब आप सारी बातें बताएंगे, तो मैं इसके साथ तो रिएक्शन बता चुका था, इसके साथ बताऊंगा। तो इसमें जो हम प्रेजेंटेशन लेते थे, या तो NaOH की होती थी या फिर KOH की होती थी। कोई भी एक बेस ले लो रिएक्ट कराने के लिए, उसकी रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए। तो देखिए, हम सबसे पहले फिनॉल लेते हैं C6H5OH, दैट इज़ फिनॉल। और पिक्चर में आता है NaOH। क्या होना आता है? NaOH। ये एसिड जैसा नेचर और ये बेस, तो क्या बनाएगा? यहाँ सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनाने के लिए ये क्या कर रहा होगा? ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो यहाँ ये बनेगा C6H5ONa प्लस वाटर। ये कंपाउंड बन गया। इसको बोलते हैं सोडियम फिनाऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सोडियम फिनाऑक्साइड। इसको बोलते हैं सोडियम फिनाऑक्साइड। ये सोडियम फिनाऑक्साइड बन के तैयार हो गया। अब सोडियम फिनाऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, जो हमारा कंपाउंड बन के तैयार हो गया C6H5ONa प्लस। अब पिक्चर में आता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड को ही आप देखिए, मैं स्ट्रक्चर वे में बात करूँगा। CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड, दैट इज CS। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये भी ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इस पॉजिटिव को इसकी ज़रूरत है और इसको इसकी ज़रूरत है।
तो यहाँ जो कंपाउंड बनने के लिए तैयार हो रहा है वो क्या है, CH3COO C6H5 प्लस। अब इधर ये पिक्चर में CH3COO इसे क्या बोलते हैं, फेनिल एसीटेट, दैट इज फेनिल एसीटेट, फेनिल एसीटेट। और ये क्या है, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ओके, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये आपका क्या है, एसाइलेशन है। ये क्या है आपका, एसाइलेशन है। एक बात का ध्यान रहे आपको, जब हम एसिटिल क्लोराइड के प्लेस पर बेंजोइक क्लोराइड ले लेंगे तो ये क्रिया की मैकेनिज्म बदल जाएगी और इस क्रिया का नाम जो है वो क्या हो जाएगा, सोटेन-बोमेन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोटेन-बोमेन रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोटेन-बोमेन रिएक्शन, इसको बोलेंगे सोटेन-बोमेन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप इसको ध्यान रहेंगे। दैट इज नेमिंग रिएक्शन। हमारी केमिस्ट्री में जितनी भी नेमिंग रिएक्शन है वो सब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम सोटेन-बोमेन रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखिए सोटेन-बोमेन रिएक्शन क्या होती है, इस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। सोटेन-बोमेन रिएक्शन पिक्चर में अब कौन आता है, हमारे पास फिनॉल है C6H5OH दैट इज फिनॉल, और बेस इसकी प्रेजेंस में रहेगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव कौन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव के पास जाएगा, वाटर बना देगा और ये इस पर अटैक कर देगा, इलेक्ट्रोफाइल। यानी ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, आपस में रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ C6H5ONa प्लस वाटर बन के तैयार हो जाएगा। ये हमारा एक इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल्स बन जाएगा। इस प्रोडक्ट को अब हम बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्ट कराएंगे। तो बेंजोइल क्लोराइड अब पिक्चर में आएगा। तो देखिए C6H5ONa दैट इज सोडियम फिनाऑक्साइड। अब पिक्चर में कौन आएगा, ClC डबल बॉन्ड O C6H5 दैट इज बेंजोइल क्लोराइड। देखिए क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज और इस पे पॉजिटिव चार्ज। ऐसे ही ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी होती है, तो ये इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। ये पॉजिटिव किसके पास जाएगा, इस नेगेटिव के पास, और ये पॉजिटिव किसके पास आएगा, इस नेगेटिव के पास। तो यहाँ जो कंपाउंड फॉर्म होने के लिए जा रहा है वो जा रहा है C6H5OO C6H5 प्लस NaCl। ये क्या बन गया, फेनिल एसीटेट। इसको हम क्या नाम बोलेंगे, ये बिल्कुल एकदम एसीटेट की तरह कंप्लीटली कंपाउंड बन के तैयार हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, फेनिल बेंजोएट। ये बन गया फेनिल बेंजोएट। क्या बन गया, फेनिल बेंजोएट। दैट इज क्लियर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं C6H5COO C6H5। ओके, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ये पूरी मैकेनिज्म क्या कहलाती है, सोटेन-बोमेन रिएक्शन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में आप बेस ना लेकर डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को आप करा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, बेस ले लोगे तो अच्छी समझ में आ जाएगी। दैट इज़ क्लियर। तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की, डाईमिथाइल सल्फेट से रिएक्शन। ये कंप्लीट हो गया हमारा। ये हमारी OH क्लीवेज रिएक्शन चल रही है। इसके बाद हमारी बेंजीन रिंग से रिएक्शन आएगी। अब हम बात करेंगे डाईमिथाइल सल्फेट, रिएक्ट विद डाईमिथाइल सल्फेट, रिएक्ट विद डाईमिथाइल सल्फेट, डाईमेथिल सल्फेट से क्रिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है, सल्फेट होता है SO4 - 2
और मिथाइल होता है CH3+। तो फार्मूला बन के क्या हो जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस SO4, दैट इज डाई मिथाइल सल्फेट। ये क्या है, डाई मिथाइल सल्फेट होता कुछ नहीं है, जैसे H2SO4 होता है ना, हाइड्रोजन के प्लेस पर क्या आ गया, CH3 आ गया, तो इसको बोलते हैं डाई मिथाइल सल्फेट। अगर इसके स्ट्रक्चर वे की भी बात करें हम, तो देखिए H2SO4 का जो स्ट्रक्चर बनता है HOSOH, डबल बॉन्ड, ये होता है स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड को हम बड़े आसानी से ब्रेक कर लेते हैं। तो इसकी मैकेनिज्म को ज़रा समझेंगे तो ये हो जाएगा CH3 बॉन्ड O बॉन्ड S डबल बॉन्ड S O CH3। तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर नेगेटिव। तो ये किसका काम कर रहा है, ये पॉजिटिव का है तो किसका काम कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये नेगेटिव है तो ये किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इससे समझेंगे इस रिएक्शन को। तो देखने का, तो हमारे पास क्या है, C6H5OH, ये क्या है, हमारे पास फिनॉल है, और पिक्चर में कौन आता है, डाईमिथाइल सल्फेट, यानी डाईमिथाइल सल्फेट एज ए स्ट्रक्चर वे पे बात करेंगे। अगर इसमें हम बेस की प्रेजेंटेशन ले लें, प्रेजेंट ले लें, तो नो प्रॉब्लम, कंपाउंड सीधा सीधा फॉर्म हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट ही करा देते हैं, CH3OS डबल बॉन्ड O और CH3। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव कैरेक्टर आ जाएगा, ओके। तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। तो यहाँ के नेगेटिव को पॉजिटिव की डिमांड है और यहाँ के नेगेटिव को पॉजिटिव की डिमांड है। तो यहाँ डायरेक्ट जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, आप खुद समझ पा रहे होंगे, कंपाउंड समझ गए होंगे क्या बनेगा। तो ये क्या बन गया, C6H5OCH3, दैट इज ईथर, एरोमेटिक ईथर, क्या बन गया, दैट इज एरोमेटिक ईथर, प्लस क्या बन गया, इसको अगर हम एक कंपाउंड रूप में लिख दें, वैसे तो कंपाउंड ये बन गया HOS डबल बॉन्ड CH3, ठीक है। तो ये एरोमेटिक ईथर, इसको हम और लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CH3.H.SO4, इसको बोलते हैं मिथाइल वाई सल्फेट, मिथाइल वाई सल्फेट, ओके। अगर इसमें NaOH की प्रेजेंस दिखा रहे हो, तो ये आपस में रिएक्ट करके सेम कंडीशन पिक्चर में लेके जाएगा और रिएक्शन इसी तरीके से पॉसिबल होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि रिएक्ट विद डाई मिथाइल सल्फेट, जब डाई मिथाइल सल्फेट से रिएक्शन कराते हैं तो हमारा कंपाउंड क्या बनता है, फेनिल, मिथाइल फेनिल ईथर, क्या बनता है, मिथाइल फेनिल ईथर, दैट इज एरोमेटिक अनसिमेट्रिकल ईथर। ये एरोमेटिक अनसिमेट्रिकल ईथर है, जैसा कि आपको जब ईथर का क्लासिफिकेशन हुआ था तब हमने बताया था इसका एग्जाम्पल को, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई, OH क्लीवेज रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अब हम बेंजीन रिंग से रिएक्शन बताएंगे इसकी, और कौन कौन सी रिएक्शन यहाँ पॉसिबल है ये सारी। अब ये बेंजीन रिंग से जो रिएक्शन आएंगी वो बहुत ज़्यादा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगी, बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे रेज करते हैं। अब आएंगी रिएक्ट विद बेंजीन रिंग। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि बेंजीन रिंग पर रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल होती है। तो देखिए अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्ट विद बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन नाभिक से अभिक्रिया, बेंजीन नाभिक से अभिक्रिया। तो ये बात समझनी है। तो हमारे पास बेंजीन नाभिक क्या होता है, तो ज़रा समझें। ये हमारे पास ये है न्यूक्लियर बेंजीन नाभिक, ये क्या है आपका न्यूक्लियर है नाभिक, न्यूक्लियर्स, ठीक है। अब यहाँ OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये बेंजीन नाभिक से। अब इसमें क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसे मेटा बोलते हैं। और ये पैरा होता है तो पैरा के सामने का पैरा, मेटा के सामने का मेटा, ऑर्थो के सामने का ऑर्थो। 1 2 3 4 5 6 ऐसे समझ लीजिए पोम 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 का मतलब क्या है, पैरा, इसको क्या बोलेंगे 4, 2 को क्या बोलेंगे 6, 3 को क्या बोलेंगे 5। ओके, यानी 1 4 क्या होता है, पैरा होता है, और 2 6 क्या होता है, ऑर्थो होता है, और 3 5 क्या होता है, हाँ मेटा होता है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, पोम। तो यहाँ जो रिएक्शन होंगी, ये जो फिनॉल जो रिएक्शन गिवन करेगा ये पो पे करेगा, पैरा और ऑर्थो पे करेगा, पैरा और ऑर्थो पे करेगा। बट इसमें जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इसमें दो तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। ये होता है मुख्य उत्पाद और ये होता है गौण उत्पाद। ठीक है, अब जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा, इससे पहले जो रिएक्शन आई थी वो, अब ये क्या है, ये पैरा, ये ऑर्थो है, और ये क्या है, ये पैरा है। इससे पहले जो रिएक्शन आई थी जहाँ मेजर प्रोडक्ट बनता था वो पैरा पे बनता था और ऑर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनता था बहुत कम। तो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, इसके अपोजिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, यानी एक ही मॉलिक्यूलर के अंदर जो बॉन्ड बनता है, एक ही वन मॉलिक्यूल्स के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको इंट्रामोलिकुल्स बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, इंट्रामोलिकुल्स बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ एक बात समझ में आई, यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, वो ऑर्थो वाला होगा, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा वो किस पे होगा, पैरा वाला होगा। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसकी पूरी मैकेनिज्म देखो, दोबारा समझ लीजिए। ये दैट इज़ फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल है, ये आपका फिनॉल है। और फिनॉल में 3 कंडीशन होती हैं, पैरा, ऑर्थो, मेटा। अब हमने बोला 1 4 क्या होता है, पैरा होता है, 2 6 क्या होता है, ऑर्थो होता है, 3 5 क्या होता है, मेटा होता है। ठीक है, अगर हमने ये सारी बात कर दी, अब यहाँ जो प्रोडक्ट गिवन होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे, एक ऑर्थो प्रोडक्ट होगा, एक पैरा प्रोडक्ट होगा। जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा वो मुख्य उत्पाद बनेगा, यानी माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और जो पैरा बनेगा वो माइनर प्रोडक्ट यानी गौण उत्पाद बनेगा। ये क्यों बनेगा, उसमें पहले स्टेरिक हिंड्रेंस होता था, हेलो एरिन में पढ़ाया, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस था तो पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर था। यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस का ये पालन नहीं करती क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है फिनॉल में। तो ये प्रोडक्ट कौन सा बनाएंगे, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट होगा वो मेजर होगा, और पैरा वाला जो प्रोडक्ट होगा वो माइनर होगा। आई होप ये बात आपको पूरी समझ में आ गई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं अब आपको यानी पैरा और ऑर्थो पे ही प्रोडक्ट क्यों बनेगा इस चीज़ को समझाने की कोशिश करूँगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हम पैरा ऑर्थो मेटा पर ही रिएक्शन क्यों होती है इसको किसके द्वारा समझेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण समझेंगे। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट से ही हमारी जितनी भी थ्योरी आई वो सब फेल हो गई, लेकिन रेजोनेंस थ्योरी जो थी वो फेल नहीं हुई, और उसके द्वारा हमने सारे प्रोडक्ट बनाए और उसी के द्वारा समझे। तो अब देखिए रेजोनेंस कंडीशन।
अनुनाद स्थिति। अनुनाद स्थिति में आपको एसिडिक नेचर में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी दोबारा बता देते हैं, आपको समझनी है। हमारे पास फिनॉल ये होता है, ये है हमारे पास फिनॉल। ये फिनॉल है, दैट इज फिनॉल। इसको क्या बोलते हैं हम? फिनॉल, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फिनॉल। अब इसके पास क्या है, ये लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये खींच लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब आने वाला है नेगेटिव चार्ज, जरा समझने की कोशिश करिएगा। जब ये खींच लेगा तो ये नेगेटिव H+ अलग हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ इसकी कुछ स्पीसी इस तरीके की होगी और इस पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस जगह शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इस जगह शिफ्ट होंगे। तो यानी ये वाले जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसकी कुछ कंडीशन इस तरीके की होगी, जरा समझने की कोशिश करिए। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा ऑक्सीजन पे, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जब ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और सारे बॉन्ड एज इट इज रहेंगे, ओके। तो अब यहाँ ये क्या है, एक रेक्टेबल पार्ट हो गया, यहाँ की डेंसिटी काफ़ी अच्छी हो गई। यहाँ ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, इसे इलेक्ट्रोफाइल की जरूरत है। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आकर यहाँ रिएक्ट करेगा, ओके। तो ये रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन होगी, यहाँ रिएक्ट होगा। अब क्या होगा, अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे। इसकी कंडीशन नेक्स्ट कंडीशन के लिए बनाने के लिए जा रहे हैं हम। ये बॉन्ड जो कि तो रहेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ओके। और ये बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। अब दूसरा पार्ट, इस पैरा की रिएक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई, तो यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्शन कर सकता है। तो ये भी यहाँ पे भी रिएक्शन कर रहा था, यहाँ पे भी कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आके रिएक्शन करेगा। ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होते हैं, तो ये रिएक्शन होगी। अगर इसकी कंडीशन अब क्या होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन क्या बनने के लिए जा रही है, जरा समझेंगे आप। ये डबल बॉन्ड यों की तो रहेगा, ये बॉन्ड यों की तो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, ओके। तो अब क्या रिएक्शन यहाँ होगी, तो यहाँ पे कोई भी कौन आएगा, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा और रिएक्शन करेगा। तो ये क्या है आपका मेटा, ओके। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पे ऊपर चले जाएंगे। तो अब कंडीशन पहले जैसी थी वैसी पे जा रही है, दैट दिस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ओके। अब इसको प्रोटोनेट कराएंगे, ये प्रोटोनेट करेगा, ऐसे आ जाएगा। ये प्रोटोनेट होने के बाद ये तुरंत फिनॉल की कंडीशन में आ जाएगा। तो ये जब फिनॉल की कंडीशन में आ जाएगा तो ये तो फिनॉल बन गया। अब रिएक्शन कहाँ कहाँ पॉसिबल है, इस पे नेगेटिव डेंसिटी आई थी, इसकी डेंसिटी नेगेटिव आई थी और इसकी डेंसिटी नेगेटिव आई थी। तो इसको क्या बोलते हैं भाई, दैट इज ऑर्थो, दैट इज पैरा और दैट इज ऑर्थो। यानी अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जो रिएक्टेबल पार्ट है बेंजीन रिंग में या फिनॉल में, वो क्या है, यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, वो हमारा पैरा और ऑर्थो है, ठीक है। पैरा और ऑर्थो है। अब क्या होगा, ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट ये होगा पैरा वाला, और जो माइनर प्रोडक्ट होगा ये मेटा वाला होगा। ये तो होगा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है साथियों। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको मैकेनिज्म समझनी है। देखिए हमारे 12th में सारी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं होती और आती भी नहीं है, 11th में है, बट मैं रिएक्शनों की जो इंपॉर्टेंट होगी उसकी समझाऊंगा, क्योंकि मैकेनिज्म में ये समझ में आता है कि ये रिएक्शन क्यों हुई, क्यों हमें जानना है। क्यों का तो हम डायरेक्ट ही मतलब बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्यों समझना है, रिएक्शन क्यों होती है, ओके। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब हम आपको एक रिएक्शन दिखाएंगे। और एक बात और, ये क्या करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को बेंजीन रिंग की तरफ खींचेगा तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। क्या दिखाता है? प्लस आर इफेक्ट दिखाता है। ओके, अब हम बताएंगे आपको नाइट्रीनेशन। बहुत सिंपल सी बात, हम इसका नाइट्रीनेशन बताएंगे। तो देखिएगा नाइट्रीनेशन, देखिए आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ आपको एरोमेटिक कंपाउंड की स्टडी करनी होगी वहाँ आपको नाइट्रीनेशन पढ़ना होगा, सल्फोनेशन पढ़ना होगा, और आपको क्लोरीनेशन पढ़ना होगा, आपको मर्क्यूरेशन पढ़ना होगा, एल्काइलेशन पढ़ना होगा, एसिलेशन पढ़ना होगा। ये इंपॉर्टेंट, यानी यही रिएक्शन बार बार रिवाइज होंगी। इससे अच्छा है कि इन रिएक्शनों को एक जगह समझें और बार बार इनको लिखें और बहुत अच्छे से इनको स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, आपकी 40 नंबर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है और 40 के 40 ही आएंगे अगर कंटिन्यू आप बने रहे तो अब हम बताएंगे आपको नाइट्रीनेशन। तो देखिएगा नाइट्रीनेशन, नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। अगर हम नाइट्रीकरण की बात करें तो देखिए हमारे पास नाइट्रीकरण कैसे होगा जरा समझें। ये क्या है? ये हमारा फिनॉल है, दैट इज फिनॉल, और इसका ये भी पार्ट रिएक्टेबल होता है। तो यहाँ क्या होगा? एक हाइड्रोजन होगा। ठीक है, और ये भी पार्ट रिएक्टेबल होता है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। अब हमारे पास इसको हटाने के लिए क्या चाहिए? एक क्या चाहिए भाई? अभी ऐसे समझ लो ये एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग पे पहले ही कब्जा कर रखा है फिनॉल ने। तो यहाँ इस फिनॉल को पूछ के अटैक करने, कोई जब इसे दूसरा कोई फ्लैट लेने जाएगा तो यहाँ इनको पूछ के जाएगा फिनॉल को, भाई कौन सी कंडीशन पूछेगा तो वो बता देगा कि भाई यहाँ जो प्रोडक्ट बनने वाला है सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है ऑर्थो पे बनता है, उसके बाद पैरा पे बनता है। अब हमारे पास पिक्चर में आता है नाइट्रिक एसिड। कौन आता है? नाइट्रिक एसिड आता है, HNO3 आता है। अब HNO3 तो ये किसका काम करेगा? जब ये हाइड्रोजन निकल जाएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। तो ये किसका काम कर रहा है? ये कर रहा है न्यूक्लियोफाइल का काम। और तुम्हें अब क्या चाहिए? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल इसमें से बनाना पड़ेगा। तो इसको इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए तो इसकी हमें स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर को ज़रा समझेंगे तो ये है इसकी स्ट्रक्चर। ओके, ये क्या है? इसकी स्ट्रक्चर है। तो ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा। जब ये इलेक्ट्रॉनों को खींच लेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और NO2 के पास कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। तो ये क्या बन गया? आपका इलेक्ट्रोफाइल बन गया। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोफाइल। तो इसको ऐसे ना लिखकर हम ऐसे लिख देते हैं HONO2। ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके पास पॉजिटिव। तो अब ये भी क्या करेगा? ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? नेगेटिव, और इस पे कैसा? पॉजिटिव। तो यहाँ के पॉजिटिव को किसकी डिमांड है? यहाँ के नेगेटिव की। तो ये क्या बना देगा? वाटर। और ये नेगेटिव को किसकी डिमांड है? पॉजिटिव की। ये इस पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेंगे वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, मैंने बता दिया, क्योंकि एक प्रोडक्ट पैरा पे भी बनेगा, दूसरा प्रोडक्ट किस पे बनेगा? ऑर्थो पे बनेगा। तो एक प्रोडक्ट जो है इस जगह बनेगा, यहाँ बन जाएगा NO2 फिनॉल, और दूसरा प्रोडक्ट इधर बन जाएगा NO2। ठीक है, तो इसको हम एक साथ, तो ये क्या होता है? इसको बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, और इसको बोलते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोफिनॉल। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बारे में अभी क्या होगा, इससे हम नाइट्रीनेशन भी बनाएंगे, उसकी बात हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।